हेलो विद्यार्थियों, मैं रवि कुमार आपका स्वागत करता हूं जेएचपी कोचिंग चैनल में। तो देखिए विद्यार्थियों, हम कक्षा 12 भौतिक विज्ञान का अनसॉल्व पेपर सॉल्व कर रहे थे, जिसमें विद्यार्थियों मैं आपको देखिए मॉडल पेपर तो सॉल्व करा ही चुका था। और देखिए विद्यार्थियों में सेट नंबर 1 जो 2023 का है, देखिए 346 BS इसका कोड नंबर है। ये मैं चालू किया था विद्यार्थियों, इसके मैं आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ। जो विद्यार्थियों प्ले लिस्ट बनी है वहाँ से आप जाकर के देख सकते हैं। और देखिए विद्यार्थियों, चाहे वो गणित का हो, चाहे भौतिक विज्ञान, चाहे रसायन विज्ञान, चाहे जीव विज्ञान, मैं सारे आंसर पेपर आपको सॉल्व करा रहा हूँ और प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से जाके आप मेरे सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर विद्यार्थियों आपके मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो वीडियो को मेरे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर ना पसंद आते हो तो ना करना। देखिए विद्यार्थियों, हम देखिए 2 पार्ट में आपको दे चुका हूँ। देखिए तीसरा देखिए आज पार्ट लेकर के आया हूँ। देखिए तो तीसरे पार्ट में देखिए मैं आपको देखिए यहाँ तक करा चुका था ग नंबर तक कि श्रेणी LCR प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के अनुनाद आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। यहाँ तक हम कर चुके हैं देखिए। और आज विद्यार्थी देखिए हम घ नंबर से करेंगे, बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। तो यहाँ से हमको देखिए सॉल्व करना है। और देखिए विद्यार्थियों में देखिए जो थ्योरी होती है, थ्योरियों को देखिए मैं लिख लेता हूँ थ्योरी को, क्योंकि विद्यार्थी अगर मैं लिखूंगा तो वीडियो लंबा पड़ जाता है, इसलिए देखिए मैं लिख लेता हूँ पहले से ही। और देखिए जो आपको जो सवाल होंगे उस सवाल को मैं आपको सॉल्व करा दूंगा, जो डेरिवेशन होंगे वो भी सॉल्व करा दूंगा। लेकिन देखिए विद्यार्थी जो अब आपकी थ्योरी होगी, थ्योरी परिभाषा, वो मैं आपको देखिए लिख करके ही बताऊंगा, क्योंकि लिखूंगा यहाँ पर तो वीडियो लंबा जाएगा वो, हमें दिक्कत होती है अपलोड करने में। तो चलिए विद्यार्थी देखिए घ नंबर से स्टार्ट करते हैं, बोहर के परमाणु मॉडल को समझते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, 5वें घ कह रहा था कि बोहर के परमाणु मॉडल को समझाइए। मतलब बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में हमको क्या जानकारी दी थी उसके बारे में हमसे पूछ रहा था। तो चलिए देख लेते हैं कि वैज्ञानिक बोहर ने हम अपने परमाणु मॉडल में हमको क्या क्या जानकारी दी थी। देखिए पहले स्टेटमेंट बताया था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं बंद कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होगा। ये अपने पहले स्टेटमेंट में बताया था बोहर ने कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर केवल उन्हीं बंद कक्षाओं में घूम सकता है जिनमें उसका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणक होगा। ये बताया था। अब देखिए विद्यार्थियों, दूसरे स्टेटमेंट में बोहर ने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है, जब इलेक्ट्रॉन इन स्थायी कक्षाओं में घूमता है तो वह ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता है। इससे परमाणु का स्थायित्व बना रहता है। ये दूसरे स्टेटमेंट में बोहर ने अपने बताया था। और देखिए विद्यार्थियों, तीसरे स्टेटमेंट बोहर ने क्या बताया था। देखिए तीसरे स्टेटमेंट में बोहर ने बताया था कि जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है ना, जब परमाणु को किसी कारणवश बाहर से ऊर्जा मिल जाती है तो उसका इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहा है, उसका इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। जब बाहर से ऊर्जा पाता है परमाणु, तो जो मतलब जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है चारों तरफ, तो वो क्या करता है कि अपनी मतलब स्थायी कक्षा को छोड़कर किसी ऊंची कक्षा में चला जाता है। अब वह वहाँ केवल 10⁻⁸ सेकंड तक ही ठहरता है। कितना? 10⁻⁸ सेकंड तक ठहरकर फिर किसी भी नीची कक्षा में लौटता है, फिर किसी भी नीची कक्षा में लौट आता है तथा लौटते समय विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये जो ऊर्जा दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। जो ऊर्जा उत्सर्जित करता है लौटते समय, वो जो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है लौटते समय, तो ये ऊर्जा जो है दोनों ऊर्जा स्तरों की ऊर्जा के अंतर के बराबर होती है। जैसे देखिए लिखा है H न्यू बराबर E2 माइनस E1। ये देखिए इसका तीसरा स्टेटमेंट है बोहर का। तो विद्यार्थियों, बोहर ने अपने परमाणु मॉडल में यही हमको बताया था। तो हमने देखिए आपको समझा दिया, लिख दिया। और ये क्वेश्चन विद्यार्थी आपका 3 नंबर का है, इतने में आपको 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। चलिए विद्यार्थी, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। तो देखिए विद्यार्थी, इसके बाद अथवा वाला क्वेश्चन है। कह रहा देखिए कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। कितनी? -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए हमको। चलिए विद्यार्थी, इसका कोणीय संवेग निकालते हैं। आप क्वेश्चन देख चुके हैं, चलिए मैं इसका कोणीय संवेग आपको निकाल करके बताता हूँ। तो देखिए विद्यार्थी, हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, हमसे कह रहा था कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, है ना, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दिया था। देखिए ई का मान हमको उसने दे दिया था। ई का मान कितना? देखिए ऊर्जा, देखिए एनर्जी, ई का मान देखिए, ई का मान उसने दिया था हमको माइनस का, देखिए -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये मान उसने हमको दे दिया था, है ना। इसके बाद कह रहा था इस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग ज्ञात कीजिए। हमको कोणीय संवेग देखिए निकालना है। तो चलिए विद्यार्थी देखिए, जब एनवी कक्षा में जो ऊर्जा का सूत्र होता है, देखिए वहां से शुरू करते हैं। देखिए विद्यार्थी, सूत्र आप पढ़े होंगे। देखिए कि एनवी कक्षा में जो ऊर्जा का सूत्र होता है, देखिए कक्षा में एनवी कक्षा में ऊर्जा, एनवी कक्षा में ऊर्जा, इसका सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों? ई एन बराबर ना, क्या होता है? देखिए ई एन बराबर होता है, देखिए ई एन बराबर -13.6 बटा एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये सूत्र होता है एनवी कक्षा के लिए। तो चलिए विद्यार्थी, देखिए ई का मान हमें हमें पता है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो यहाँ पे रख देते हैं ना।
देखिए तो माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये रख दिया, बराबर माइनस 13.6 बटा n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कर देंगे। फिर देखिए जैसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट काट देंगे और ये माइनस से माइनस भी काट देंगे ना। इसके बाद ये क्या करेंगे, देखिए कैंची गुणा करा देंगे। देखिए बटा इसे एक मान लूँगा यहाँ पे, तो देखिए कैंची गुणा कराएंगे, देखिए तो हो जाएगा देखिए 3.4 n स्क्वायर बराबर इसका गुणा इससे होगा, देखिए तो 13.6 ये आ जाएगा ना। इसके बाद देखिए अब ये बटा में आएगा, देखिए तो n स्क्वायर बराबर हो जाएगा 13.6 ये हो जाएगा, अब बटा 3.4 ये हो जाएगा। देखिए एक एक के बाद हम लोग तो हटा देते हैं, एक एक के बाद हम लोग ना हटा देते हैं। अब देखिए 4 बार में पूरा कट जाएगा, देखिए 4 चौक 16 और 4 3 12 13, तो 4 बार में पूरा पूरा कट रहा है ये, है ना, ये कट जाएगा। देखिए तो n स्क्वायर का मान कितना मिला, देखिए 4 मिला, n स्क्वायर का मान कितना मिला, 4 मिला। तो n का मान कितना मिलेगा, देखिए 2 मिल जाएगा, है ना, ये वर्गमूल इसका वर्गमूल लेंगे ना तो n का मान कितना मिल जाएगा, देखिए 2 मिल जाएगा, n का मान ये 2 मिल जाएगा। हमको चाहिए क्या, कोणीय संवेग। तो देखिए जैसे n का मान 2 मिल गया। अब देखिए यहाँ से करते हैं ना, देखिए यहाँ पे जगह देख कर ले, देखिए कोणीय संवेग चाहिए हमको। देखिए देखेंगे, देख कोणीय संवेग, देख कोणीय संवेग, कोणीय संवेग है ना, इस पर कर लेते हैं। कोणीय संवेग बराबर सूत्र क्या होता है कोणीय संवेग का, कोणीय संवेग बराबर होता है देखिए NH बटा 2 पाई, ये होता है देखिए कोणीय संवेग का सूत्र, ये है ना, कोणीय संवेग बराबर NH बटा 2 पाई। तो देखिए n का मान 2 आया था ना, n का मान 2 आया था, रख लेते। देखिए 2 गुणे h का मान देखिए कितना होता है 6 प्लांक नियतांक है 6.6 गुणे 10 के पावर माइनस 34, ये देखिए h का मान हो जाएगा, हो जाएगा बटा, देखिए बटा लगाते हैं कितना, देखिए 2 पाई, 2 गुणे पाई का मान कितना होता है 3.14, 3.14, इस पर कर ले, 2 से 2 कट जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, देखिए यहाँ 2 अंक बाद समलो है, यहाँ से 1 अंक बाद समलो है, तो हम हटा देते हैं यहाँ से, लेकिन वहाँ ऊपर 0 बढ़ाना पड़ेगा हमको। देखिए 660 कर देंगे इस प्रकार, 660 गुणे 10 के पावर माइनस 34 ये हो जाएगा। अब बट्टा में देखिए 314, बट्टा में 314 ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए इधर भाग दे लीजिएगा इसका, इसमें भाग देना बच्चे, मतलब 314 का भाग 660 दे देना, है ना। जब भाग देंगे देखिए आपको मिलेगा 2.1 गुणे 10 के पावर माइनस 34 ये मिलेगा। देखिए आपको जूल सेकंड इसका मात्रक होता है कोणीय संवेग का, जूल सेकंड। इस प्रकार आप कर दीजिएगा, है ना। देखिए इस प्रकार आपका सवाल ये आ जाएगा। तो पहले देखिए n का मान निकाला, फिर यहाँ सॉल्व कर दिया, कोणीय संवेग पूछ रहा था, तो देखिए आपके भी समझ में आया होगा। तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको अगला क्वेश्चन अब बता रहा हूँ। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, इसके अगला क्वेश्चन देखिए, ये हमारा देखिए सवाल हो चुका। इसको देखिए अंगा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र न्यूनतम विचलन कोण एवं प्रिज्म कोण के पदों में प्राप्त कीजिए। तो विद्यार्थियों ये देखिए मैं आपको मॉडल पेपर में करा चुका था। जब मॉडल पेपर आप देखेंगे, मेरा प्ले लिस्ट बनी है, वहाँ से आप जाकर देखिए, मॉडल पेपर में सॉल्व कराया हूँ। जो अनसाल्ट के जो पहले जब जो मतलब पेपर आता है, पहले मॉडल पेपर आता है, इसके बाद सेट चालू होते हैं। तो मॉडल पेपर में ये आपको क्वेश्चन करा चुका था, वहाँ से आप देख लीजिए, बहुत सिंपल है ये, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए हम खंडिया में आते हैं। तो खंडिया में करा देखिए कि विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। तो चलिए देखिए मैं किरचॉफ के आपको दोनों नियमों को समझा देता हूँ। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों, किरचॉफ के हमको नियम देखना। देखिए तो किरचॉफ के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। देखिए पहला नियम है धारा संरक्षण नियम, जिसको हम संधि नियम बोलते हैं, और दूसरा देखिए विभव संरक्षण नियम, जिसको देखिए पास का नियम भी बोलते हैं। तो चलिए देखिए धारा संरक्षण नियम क्या देखिए देख लेते हैं। देखिए विद्यार्थियों, किसी संधि पर आने एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है ना। किसी संधि पर आने एवं जाने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इसको देखिए सिग्मा आई बराबर 0 से भी लिख देते हैं इस नियम को। तो देखिए विद्यार्थी, देखिए जैसे हमारी देखिए संधि है, ये संधि है, देखिए देखिए धारा आई आ रही, देखिए है ना, देखिए ये धारा आ रही है, देखिए I1 आ रही है, I3 आ रही है, I5 आ रही है, देखिए I7 आ रही है, देखिए है ना। देखिए अंदर की आने वाली धाराएं देखिए प्लस में रहती हैं, और बाहर की ओर जो धाराएं होती हैं वो देखिए माइनस में रहती है ना। जो अंदर की ओर धाराएं होती हैं प्लस में, जो बाहर की ओर धाराएं होती हैं वो माइनस में रहती हैं। जैसे आप देखिए इसमें देख सकते हैं, देखिए देखिए जैसे I1 है, देखिए I1 देखिए अंदर की ओर आ रही है, माइनस I2 देखिए ये बाहर की तरफ जा रही है ना। I3 ये देखिए प्लस I3 है ना, ये I3 कहाँ हमारी देखिए ये अंदर की ओर आ रही है ना। इस प्रकार मैंने आपको लिख दिया, देखिए यहाँ से, मतलब जो अंदर की तरफ आ रही है वो प्लस में लिखा है, जो बाहर की तरफ जा रही है वो माइनस में लिख दिया है। इस प्रकार आपको भी करना हो तो कर लीजिएगा। अगर आप कोचिंग में वो अपने पढ़े होंगे तो वो एक ही बात बराबर है, मतलब हर टीचर तो अलग अलग बता देता है, जैसे आपको बताए होंगे वैसे आप कर लीजिएगा, इससे कोई बात नहीं है। तो इस प्रकार देखिए हमारा ये धारा संरक्षण का ये नियम हो जाता है। तो चलिए देखिए पहला नियम हमारा हो गया
इसके बाद देखिए विद्यार्थियों धारा संरक्षण नियम हो गया। तो धारा संरक्षण नियम संधि नियम भी बोलते हैं, संधि का नियम। चलिए देखिए दूसरा नियम देख लेते हैं। तो दूसरे नियम क्या बोलते हैं? विभव संरक्षण नियम बोलते हैं। इसको पास का नियम भी कहते हैं। चलिए उसको भी हम देख लेते हैं। तो देखिए विद्यार्थियों देखिए विभव संरक्षण नियम देखेंगे ना, क्या विभव संरक्षण नियम। देखिए विभव संरक्षण नियम क्या, देखिए ये देखिए हमारा किरचॉफ का दूसरा नियम है विभव संरक्षण नियम, है ना। इसको पास का नियम बोलते हैं। ये नियम देख क्या कहता है कि किसी बंद पास में धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का योग, धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उसमें आरोपित विभव के समान होता है, उसमें आरोपित विभव के समान होता है। देखिए विद्यार्थी देखिए IR1 लिख दिया प्लस देखिए IR2 प्लस IR3 बराबर देखिए VK, है ना। कह रहा किसी बंद पास में धारा एवं प्रतिरोधों के गुणनफल का योग उसमें आरोपित विभव के समान होता है ना। उन मतलब दोनों गुणनफल, धारा प्रतिरोध गुणनफल, देखिए धारा और प्रतिरोध गुणनफल, धारा और प्रतिरोध गुणनफल, धारा और प्रतिरोध गुणनफल, ये दोनों का योग किसके बराबर होता है? विभव के बराबर होता है। इस प्रकार देखिए ये हमारा विभव संरक्षण नियम है। ये देखिए ये जो है किरचॉफ का दूसरा नियम है, इसको पास का नियम भी कहते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है अगला क्वेश्चन हमसे। तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए अथवा वाला देखिए कह रहा है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं और तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है। यदि तार ए का प्रतिरोध 24 ओम हो तो तार बी के प्रतिरोध की गणना कीजिए। चलिए देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, 5 नंबर क्वेश्चन है। चलिए इसको देखिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए जैसे छठवें का अथवा देखिए, छठवें का अथवा कह रहा है एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के दो तार ए तथा बी लिए जाते हैं। एक तार ए एक तार बी, दोनों तार लिए जाते हैं, ए तथा बी लिए जाते हैं ना। इस बात कह रहा है देखिए तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा है ना। देखिए तार ए का व्यास तार बी के व्यास का आधा। देखिए तो मान लेते हैं, देखिए माना इस प्रकार देखिए मानेंगे, माना तार बी का व्यास, तार बी का व्यास मान लेते हैं हम, है ना। मान लेंगे माना तार बी का व्यास, तो मान लेता हूँ इसे आर बी बराबर में एक, जैसे मान लो एक मान लिया मैंने, है ना। इस बार लिखेंगे माना तार ए का व्यास, तार ए का व्यास, तो तार ए का व्यास जैसे देखिए आर ए मान लेते हैं। तो आर ए बराबर देखिए आधा है ये, है ना। जो तार ए का व्यास है वो बी के व्यास का आधा, देखिए तो आर बी बटा 2 इस प्रकार लिख देते हैं, लिख दिया, है ना। आर बी बटा 2, देखिए आर बी का मान एक रखूंगा जैसे मैं, तो आर बी का मान एक रखूंगा जैसे, तो आर ए का व्यास कितना 1/2 मिलेगा, आधा मिलेगा, ये मान लेते हैं, है ना। इसके बाद देखिए क्या करेंगे अब देखिए विद्यार्थी मान लिया। अब देखिए क्षेत्रफल अगर निकाल, देखिए पहले तार का जैसे देखिए पहले तार का क्षेत्रफल निकाल जैसे कि पाई आर ए स्क्वायर, है ना, पाई आर ए स्क्वायर। देखिए तो पाई जो कितने में रहेगा ये, अब आर ए का मान कितना है देखिए आर बी बटा 2, तो आर बी का स्क्वायर अब बटा देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा ना ये। देखिए आर ए का स्क्वायर कर रहा हूँ, देखिए पाई आर ए का स्क्वायर, तो पाई जो कितने हो जाएगा ये। अब आर ए कितना, आर बी बटा 2, तो आर बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे रखूँगा जैसे, और 2 दूनी 4 ये हो जाएगा ना। इसके बाद देखिए इसके बाद विद्यार्थी देखिए ये देखिए पाई आर ए स्क्वायर, देखिए पहले तार का क्षेत्रफल है ये देखिए पहले तार का क्षेत्रफल देखिए, है ना। तो एरिया तो ए बराबर ये दूसरे तार का क्षेत्रफल देखिए, है ना, तो एरिया बी दूसरे तार क्षेत्रफल ना बटा देखिए 4 इस प्रकार देंगे। देखिए एरिया ए बटा ये बटे में आएगा, देखिए तो एरिया बी बराबर देखिए 1/4, ये देखिए हमको मिल जाएगा ये, है ना। ये देखिए हमको ये मिलेगा देखिए एरिया, देखिए पहले तार क्षेत्रफल एरिया ए बटा एरिया बी बराबर 1/4। इसके बाद देखिए विद्यार्थी क्वेश्चन हमसे कह रहा है, करा कि देखिए दोनों के द्रव्यमान समान है ना, करा एक ही पदार्थ है और समान द्रव्यमान है। देखिए तो लिखेंगे दोनों के, देखिए दोनों के द्रव्यमान, दोनों के द्रव्यमान तथा पदार्थ समान है, पदार्थ समान है ना। दोनों के द्रव्यमान तथा पदार्थ समान है, इस पर लिख देंगे। फिर लिखेंगे माना घनत्व डी है तथा लंबाई देखिए दोनों तारों को लिख लेते हैं, तथा लंबाई एल ए, पहले तार की लंबाई ना एल ए तथा एल बी है। तो देखिए दोनों द्रव्यमान समान ना, तो देखिए एम ए बराबर एम बी कर देंगे, दोनों के द्रव्यमान समान है ना। पहले तार का द्रव्यमान बराबर दूसरे तार का द्रव्यमान समान कर देंगे। अब देखिए द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणे घनत्व। देखिए जब पहले तार के लिए लिखेंगे देखिए आयतन, तो आयतन देखिए ये देखिए पहले एरिया लिख दिया, ये लिख दिया, क्षेत्रफल हो गया, ये देखिए लंबाई हो गया एल ए, ये जगह ये आयतन हो गया हमारा, देखिए है ना। देखिए क्षेत्रफल भी शामिल है, एक लंबाई शामिल है। क्षेत्रफल का मात्रा मीटर स्क्वायर होता है, लंबाई का मात्रा मीटर होता है।
दोनों गुणा कराएंगे मीटर क्यूब हो जाएगा, मतलब हमारा आयतन हो गया। तो क्यों देखिए द्रव्यमान बराबर आयतन गुणा घनत्व होता है, आयतन हो गया। अब घनत्व देखिए मान लें डी से इसका घनत्व है। इस बार देखिए यहाँ पे ए बी एरिया, फिर लंबाई एल बी, ये भी देखिए आयतन हो गया, इसका घनत्व डी है। घनत्व क्या डी है, देखिए इसको इससे काट देते हैं, काट दिया। इसके बाद देखिए अब देखिए क्या करेंगे, देखिए एरिया ए और बटा में ले लेते ए बी, ये ले लेते हैं, ले लिया बराबर देखिए एल बी और बटा में देखिए एल ए, इसको ले लिया ना। अब देखिए ए बटा ए बी का मान कितना, 1/4 देखिए। देखिए तो एल बी बटा एल ए का मान कितना हो जाएगा, देखिए 1/4 इसका मान मिल जाएगा। ये मिल गया, देखिए एल बी बटा एल ए मिल गया ना, मतलब दूसरे तार की लंबाई बटा पहले तार की लंबाई का अनुपात 1/4 आ गया। अब देखिए विद्यार्थियों, अब आप सूत्र पढ़ेंगे, देखिए रो बराबर क्या होता है, देखिए रो बराबर होता है आर ए बटा एल होता है ना। हमको देखिए प्रतिरोध चाहिए, तो देखिए यहाँ से आर का मान निकालते हैं। देखिए आर बराबर देखिए आएगा रो एल बटा ए आएगा, ये आएगा ना। देखिए देखिए दोनों तार के लिए लिख लेते हैं यहाँ से ना। देखिए दोनों तार के लिए लिखेंगे, देखिए तो देखिए बटा में अनुपात में लिखते हैं ना। जैसे देखिए पहले तार के लिए लिखेंगे, पहले तार के लिए तो आर ए है ना बटा आर बी, दूसरे तार के लिए लिख दिया है ना। आर ए का मान देखिए रो एल, तो रो एल ए देखिए बटा, देखिए यहाँ पे लगा देता हूँ, देखिए रो एल ए बटा ए इस पर लिख दिया बटे। ठीक आर बी, इस आर बी का लिखेंगे, आर बी का देखिए रो एल बी है ना, एल बी बटा ए बी लिख देंगे इस प्रकार। अब देखिए रो से रो कटेगा देखिए हमारा ना। अब देखिए विद्यार्थी देखिए ये ए बी गुणा देखिए वहाँ एल ए में होगा, ए बी गुणा एल ए में हो जाएगा, देखिए है ना। देखिए आर ए बटा आर बी बराबर देखिए बाय बाय गुणा होगा ना, देखिए तो एल ए इंटू, देखिए एल ए इंटू, देखिए बाय बाय गुणा होगा यहाँ पे, तो एल ए इंटू ए बी ये हो जाएगा है ना। ये देखिए ए है हमारा, ये ए है ना, एल ए इंटू एल बी, एल ए इंटू ए बी ऊपर जाएगा ये। फिर इसमें देखिए अब इनका दोनों गुणा हो जाएगा, देखिए तो एल बी इंटू ए ये हो जाएगा ना। देखिए अब देखिए विद्यार्थियों हमको देखिए इसमें देखिए तार ए का प्रतिरोध 24 ओम था, देखिए है ना। देखिए तार ए का प्रतिरोध 24 ओम था, देखिए आर ए बराबर कितना था, 24 ओम था। हमें देखिए दूसरे का चाहिए है ना, ये 24 ओम दिया था। देखिए आर बी का मान चाहिए, देखिए है ना, आर बी का मान चाहिए। तो देखिए इसको देखिए क्या कर देंगे, पलटी मार देंगे ना। देखिए पलटी मारते देखिए तो आर बी बटा आर ए बराबर देखिए एल बी बटा एल ए, इस पर लिख लेंगे पलटी मार के, इंटू ए बटा ए बी, ये लिख लेंगे, पलटी मार दिया। इसके बाद देखिए आर बी बटा आर ए का मान 24 है, 24 रख दिया बराबर देखिए एल बी बटा एल ए कितना है, 1/4 दिया है। और देखिए इसका भी निकाल लिया, देखिए हम ए बटा ए बी का भी निकाल लिए थे 1/4, ये भी निकाल लिए थे ना। चलिए इसके बाद देखिए आर बी कितना है, आर बी बराबर देखिए 24 60 जाएगा, देखिए तो 24 गुड़े 1/16 है ना, 16। देखिए तो काट दे, देखिए 8 3 24, 8 दूनी 16, तो 3/2 आया है ना। भाग देंगे देखिए तो 1.5 ओम आ जाएगा, कितना आएगा 1.5 ओम। ये देखिए हमारे प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो विद्यार्थी आपके समझ में आया होगा, अगर ना समझ में आया तो कमेंट करिए, मैं आपको देखिए इसका सिंगल वीडियो बना करके सिर्फ इसी वर्ष का आपको समझा दूंगा। तो चलिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए सॉल्व कर लेते हैं। चलिए तो देखिए विद्यार्थी अगला क्वेश्चन देखिए 7वां कह रहा देखिए कि लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य है, और द्रव्य ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में स्थापित कीजिए। संबंध जो है गतिज ऊर्जा के पदों में कह रहा है स्थापित कीजिए। तो चलिए देखिए मैं इस सवाल को देखिए यहाँ पे थ्योरी भी है, तो इस सवाल को देखिए मैं लिख करके रखा हूँ, देखिए आपको मैं दिखाता हूँ प्रश्न को। चलिए तो देखिए विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 7 देखिए हल करा, देखिए कि जब भी कोई द्रव्य कण है ना, हमको देखिए परिभाषा किसकी पूछ रहा था, हमसे परिभाषा पूछ रहा हो कि लुईस दे ब्रोगली के द्रव्य तरंग अवधारणा से क्या तात्पर्य। देखिए तो ये देखिए इसमें देखिए लिखा जब भी कोई द्रव्य कण जैसे इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया आदि गतिमान होते हैं तो वे तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। किसकी भांति, तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। द्रव्य कणों से संबद्ध इन तरंगों को द्रव्य तरंगे कहते हैं अथवा डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है या कहते हैं, है ना। द्रव्य तरंगों की तरंग दैर्ध्य डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य कहलाती है या कहते हैं। इसके बाद देखिए जो डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का सूत्र होता है, देखिए लैम्डा बराबर होता है H/m/v होता है। और देखिए जो विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंग दैर्ध्य होती है वो लैम्डा बराबर क्या होती है, H/p होती है। ये देखिए आप फार्मूला याद रखिएगा। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों उसमें देखिए सूत्र भी स्थापित करना था गतिज ऊर्जा के संबंध में ना, लैम्डा का। देखिए लिखेंगे यदि कण बी वेग से गति कर रहा है तो कण की गतिज ऊर्जा कितनी होती है, केवल हाफ एम बी स्क्वायर होता है ना, केवल हाफ एम बी स्क्वायर। तो यहाँ देखिए बी स्क्वायर का मान निकालेंगे, कहीं गुणा करा के ना, 2 के यहाँ हो जाएगा बटा में आएगा, तो बी स्क्वायर 2 के बटा एम,
तो बी का मान क्या है, रूट के अंदर 2 के/m मिलेगा, रूट के अंदर है ना, यहाँ इसको रटेगा, रूट में जाएगा, ये जाएगा ना। इसके बाद देखिए लैम्डा एच बटा, अब देखिए मान किस में रख रहे हैं, देखिए इसमें देखिए विद्युत चुंबकीय तरंग कितना लैम्डा एच बटा पी में रख रहे हैं, देखिए नहीं सॉरी यहाँ पे देखिए डी ब्रोगली तरंग देखिए हमको डी ब्रोगली तरंग चाहिए ना, डी ब्रोगली तरंग का गतिज ऊर्जा का पद संबंध चाहिए, देखिए तो डी ब्रोगली तरंग लैम्डा और क्या होता है, एच बटा एम बी होता है ना, लैम्डा और एच बटा एम बी। तो देखिए लैम्डा और एच बटा एम इंटू बी, तो बी का मान ये रख दिया, देखिए है ना, ये रख दिया बराबर, देखिए एच बटा, अब देखिए एम है, अब अंदर जाएगा देखिए तो स्क्वायर हो जाएगा, ये तो एम का एम स्क्वायर हो जाएगा, ये तो एम कट जाएगा, देखिए कट जाएगा ना, तो लैम्डा वाला देखिए एच बटा रूट के अंदर 2 के एम ये बचेगा। तो चलिए विद्यार्थियों आपको भी समझ में आया होगा, देखिए आज यहीं तक रखता हूँ, और इसके बाद देखिए चौथा पार्ट लेकर के आऊँगा, तो उसमें आपको ये पहला सेट पूरा कर दूंगा। और आपको देखिए समझ में ना आया हो तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, आपके हिसाब से ही मैं पढ़ाऊँगा। अभी देखिए दिक्कत होती है वीडियो अपलोड करने में, मोबाइल के भी 3 GB रैम का है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ। अगर आपको ना समझ में आता हो आप तुरंत कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको आराम से भी समझा सकता हूँ। तो चलिए विद्यार्थियों मैं चलता हूँ, नमस्कार।